अब जब भी हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो इंडियन हिस्ट्री का मतलब लोग समझते हैं ज्यादातर कि इंडियन हिस्ट्री मतलब मौर्य, गुप्त, दिल्ली सुल्तान, मुगल, राजपूत, मराठा, बस। इसके बाहर लोग इंडियन हिस्ट्री जानते ही नहीं, बहुसंख्यक लोग। जबकि इंडियन हिस्ट्री जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 पार्ट्स में। एक नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री है, नॉर्थ इंडियन, ये नर्मदा रिवर आप देख रहे हो ना, ये नर्मदा, ये इसके ऊपर जितनी इतिहास है ये नॉर्थ इंडिया है, ये नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री। फिर यहां से शुरू होती है, नर्मदा के नीचे से लेकर तुंगभद्रा तक ये पूरा एरिया डेक्कन का है, ये सेकंड पार्ट है। ये फर्स्ट पार्ट है नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, ये सेकंड पार्ट है डेक्कन की हिस्ट्री, और फिर तुंगभद्रा से नीचे केप कोमरिन तक जो है ये थर्ड पार्ट है, साउथ इंडियन हिस्ट्री। और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों मिलाकर इंडियन हिस्ट्री बनती है। इंडियन हिस्ट्री का मतलब ये नहीं कि मौर्य, गुप्ता, दिल्ली सुल्तान, मुगल, राजपूत, मराठा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये 3 मिलाकर इंडियन हिस्ट्री बनती है। नॉर्थ इंडियन हिस्ट्री, डेक्कन, इसका इतिहास बिल्कुल अलग है। और इतिहास मतलब ज्योग्राफी। अगर ज्योग्राफी आपको समझ में आती है, अब ये देखो पूरा एरिया, फिजिकल मैप है ये। अगर इतिहास मतलब ज्योग्राफी, ज्योग्राफी अगर पकड़ में आती है, इकोनॉमी अगर पकड़ में आती है, तो इतिहास तुरंत पकड़ में आएगा। अब नॉर्थ इंडिया जो है वो साउथ इंडिया आएगा ही आएगा। क्यों आएगा साउथ इंडिया? यहां साउथ इंडिया में क्या है? मसाला है, स्पाइसेस। इसको मैं अली बाबा की गुफा कहता हूं, द लैंड ऑफ वेल्थ। यहां मसाला है, यहां चंदन है, सैंडलवुड, यहां कोलार की खाने हैं, सोने की, मोती हैं, पर्ल्स, हाथी दांत हैं, एलिफेंट आइवरी। और इन सारे चीजों की डिमांड कहां है? वेस्ट में। वेस्ट मतलब यूरोप। इन सारे चीजों के बदले में क्या आता है? सोना। तो नॉर्थ इंडिया के शासकों ने हमेशा साउथ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश की, हमेशा। साउथ इंडिया के लोगों ने कभी नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। अननेसेसरी यूपी और बिहार का बोझ क्यों लेना? अब तुम झोपड़पट्टी में अगर कूदोगे रॉबरी करने के लिए और पकड़ गए अगर, तो जान तो जाएगी ही, और किडनी लीवर सब तुम्हारा बिक जाएगा। तो नॉर्थ इंडिया जो है उसने हमेशा साउथ इंडिया पर कब्जा करने की कोशिश की। मौर्यों ने कब्जा रखा, समुद्रगुप्त साउथ इंडिया तक आया, अलाउद्दीन खिलजी आया, अकबर ने घुसने की कोशिश की, औरंगजेब ने तो यहां पर अपना जीवन ही तबाह कर दिया डेक्कन में। तो नॉर्थ इंडिया बिना साउथ इंडिया के नहीं रह सकता। क्यों? केव ऑफ अली बाबा, अली बाबा की गुफा, लैंड ऑफ वेल्थ। अब इस नॉर्थ और साउथ के बीच में यह जगह है डेक्कन। ये मिडिल मैन का काम करते हैं, मध्यस्थ का। और इस डेक्कन की कहानी बहुत पुरानी है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में, यहां पर इंडस वैली सिविलाइजेशन काल में यहां पे एक जगह है, उसको कहते हैं दाइमाबाद। इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से इस जगह का महत्व है, इंपॉर्टेंस। मैंने कहा ना, नॉर्थ साउथ के बिना नहीं रह सकता। इस बात को दिल में बिठाना है, दिमाग में सेव करना है कि नॉर्थ साउथ के बिना नहीं रह सकता।
साउथ में क्या है? मसाला है, चंदन है, सोना है, रेशम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सारी चीजों की डिमांड वेस्ट में है, यूरोप में, और इन सारी चीजों के बदले हमें सोना मिलता है। और फिर साउथ का सीधा संबंध है साउथ ईस्ट एशिया से। चोल पढ़ाएंगे तो समझाएंगे कि कैसे चोलों ने साउथ ईस्ट एशिया पर कब्जा कर लिया था। और साउथ ईस्ट एशिया को बोलते हैं गोल्डन आइलैंड, स्वर्ण द्वीप। मतलब उस द्वीप पे अगर आपके कब्जा है तो फिर आप सोना ही सोना। अब नॉर्थ और साउथ के बीच में जो ब्रिज है वो है डेक्कन। ये पहली बात याद रखने लायक है कि नॉर्थ और साउथ के बीच जो ब्रिज है, नॉर्थ और साउथ के बीच जो ब्रिज है, ब्रिज वो है डेक्कन। और इस डेक्कन की कहानी दाइमाबाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये एक इंपॉर्टेंट साइट है दाइमाबाद, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर। फिर हम जब 16 महाजनपद देखते हैं तो अशमक, यहां पे एक महाजनपद है अशमक, ये एक महाजनपद है। फिर मौर्यों का कब्जा रहा, मौर्यंस, इनका कब्जा रहा पूरा साउथ तक। मौर्यंस के इंस्क्रिप्शंस मिले हैं साउथ में, तो मौर्यंस का कब्जा था सीधा। मौर्यंस का सीधा कब्जा, तो मौर्यों का सीधा कब्जा रहा। हमें इंस्क्रिप्शंस मिले हैं साउथ में मौर्यों के। मेगास्थनीज पाटलिपुत्रा में रहता था, पांडवों की बात करता है, पांडे डायनेस्टी। कहता पांड्यों का स्टेट मसालों के लिए इंपॉर्टेंट है, मोतियों के लिए इंपॉर्टेंट है, आइवरी के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी सीधा संपर्क कहीं ना कहीं मौजूद था। पाटलिपुत्रा का मेंशन है संगम लिटरेचर में। संगम लिटरेचर में गंगा नदी का वर्णन है। संगम, अभी मैं संगम लिटरेचर पर आऊंगा जब साउथ पढ़ाऊंगा तो। और संगम लिटरेचर में तुम्हारे सोन नदी का वर्णन है, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश था। अब क्या हुआ, जब मौर्यंस का डिक्लाइन हुआ, डिक्लाइन ऑफ मौर्यस, तो इसके बाद आए शुंगास, और शुंगास के बाद आए कनवास। डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, छोटे छोटे स्टेट्स पैदा हो गए। और कनवास, ये जो कण्व वंश है, इन्हीं के पश्चात दक्कन में सातवाहन वंश की शुरुआत होती है, पहली इंपॉर्टेंट डायनेस्टी। अब सवाल यह उठा, सातवाहनास, सातवाहनास, अब प्री सातवाहना सेटलमेंट्स दिखाई पड़ते हैं हमें। इस सातवाहना डायनेस्टी का मेंशन है कहां पे? पुराण में। पुराण में इनको आंध्र कहा गया है, इंस्क्रिप्शंस में इनको सातवाहना कहा गया है, अभिलेख जो है उसमें इनको सातवाहन नाम मिलता है। इनसे पहले के सेटलमेंट्स दिखाई पड़ते हैं, प्री सातवाहना सेटलमेंट्स, प्री सातवाहना सेटलमेंट्स। किसके थ्रू दिखाई पड़ते हैं? पॉटरी के थ्रू। रेडवेयर, लाल मृद भांड, ब्लैक एंड रेडवेयर, काला और लाल, और फिर रसेट, कोटेड, पेंटेड ग्रेवेयर, गेरुआ लिपित चित्रित धूसर मृदभांड, गेरुआ लिपित चित्रित धूसर मृदभांड, ये तीन मृदभांड पॉटरी प्री सातवाहन सेटलमेंट की सूचना देती है। संभवतः मेगालिथिक पीपल से इनका संबंध रहा होगा, महापाषाण के जो लोग थे उनका इनका संबंध रहा होगा। अभी आऊंगा उस पर भी, मेगालिथिक और महापाषाण युग, उस पर भी चर्चा करूंगा जब साउथ की हिस्ट्री की चर्चा करूंगा। और इन लोगों को
शिकार करना आता। पॉटरी का मतलब, ये जो पॉटरी चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आप लोग सोचते होंगे कि यार पॉटरी से क्या पता चलता है। पॉटरी से ह्यूमन डेवलपमेंट का पता चलता है। कोई जानवर पॉटरी बना पाया? नहीं। आप सोचते हो यार बीच में पॉटरी क्यों डाल देते हैं यार। कोई जानवर पॉटरी बना पाया? कोई जानवर यूटेंसिल बना पाया? नहीं बना पाया। पॉटरी क्या है? मृदभांड जो है ये मानव विकास की सूचना देते हैं। लाल मृदभांड कि बस आदमी ने जागना शुरू किया, थोड़ा उन्नत होना शुरू किया, फिर ब्लैक एंड रेड, फिर चित्र रसट कोटेड। चित्र जहां उसने बनाया, चित्र कल्पना का काम है। चित्र जो है कल्पना, कोई जानवर कल्पना नहीं करता, इसलिए कोई जानवर कभी चित्र नहीं बनाता। मन का विकास का संबंध है कला से, इसलिए हम कला बहुत गौर से पढ़ते हैं। यानी ये जो पॉटरियां हैं वो क्या बता रही हैं कि मानव का विकास हो रहा था उस क्षेत्र में। वो हंटरर था, वो गैदरर था, पहाड़ों में रहता था, धान और रागी की फसल से भी वाकिफ था। यानी एक ह्यूमन एवोल्यूशन का दौर चल रहा था, मानव विकास का दौर चल रहा था। अब उस दौर में ऐसी कौन सी चीज थी जिसने मानव विकास में अहम भूमिका निभाई? ये डेक्कन और साउथ में जो राजवंशों का उदय हुआ, ऐसी कौन सी चीज थी कि वहां राजवंशों का उदय हुआ? यह समझना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है पॉटरी की बात आप समझ ही गए होंगे कि बीच में पॉटरी क्यों डाल देते हैं। पॉटरी मींस डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट। क्योंकि किसी जानवर ने पॉटरी नहीं बनाई, किसी जानवर ने चित्र नहीं बनाया, तो जहां भी पॉटरी और पॉटरी पे चित्र है मतलब ह्यूमन एवोल्यूशन जारी है। अब उस ह्यूमन एवोल्यूशन यानी सोचने की क्षमता है, कल्पना करने की क्षमता है, बनाने की क्षमता है। अब उस क्षमता में जब उसको कुछ नए एलिमेंट्स मिलेंगे तो विकास की धारा बढ़ेगी। अब स्टेट का मैंने कहा सोल क्या है? टैक्स। अब ये जो प्री सातवाहना सेटलमेंट्स के लोग रहे होंगे, ये सबसिस्टेंस इकोनॉमी, भरण पोषण, ट्राइबल, तो स्टेट बन ही नहीं सकता क्योंकि स्टेट का जो सोल है वो टैक्स है। 47 एडी में एक बहुत बड़ी घटना घटी। कौन सी? हिप्पालस ने मॉनसून की खोज कर ली। यह बहुत बड़ी बात है, डिस्कवरी ऑफ मॉनसून। और जब हिप्पालस ने मॉनसून की खोज कर ली तो डेक्कन और साउथ इंडिया क्या हो गया? बिकेम द सेंटर पॉइंट फॉर ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। मॉनसून की खोज ने डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के व्यापार का हृदय स्थल बना दिया। नोट करके फिर से लिखिए, मॉनसून की खोज ने डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के व्यापार का हृदय स्थल। अब मॉनसून के साथ आप चलोगे। मॉनसून ने क्या किया? सी ट्रेड को जन्म दिया। मॉनसून ने किसको जन्म दिया? सी ट्रेड को, समुद्री व्यापार को। आप एक नाव में सामान भरकर नदी में नाव के द्वारा आप ह्यूमन पावर से उसे मूव कर सकते हैं, लेकिन समंदर में, इसलिए मॉनसून की खोज के पहले जो समंदर में जहाज चलते थे वो किनारे कोस्टल ट्रेड होता था, समंदर के बीच में नहीं जाते थे। लेकिन मॉनसून की खोज ने सी ट्रेड को जन्म दिया। वो जो तिरपाल लगाते हैं कपड़े का, अब ये सी ट्रेड किसके, इस सी ट्रेड की स्टीयरिंग किसके हाथ में है?
मॉनसून के हाथ में, और मॉनसून फिक्स डायरेक्शन में मूव करेगा। और मॉनसून विशेषता किसकी है? इंडियन ओशियन की। तो जून के महीने में जब अरब का व्यापारी, जून के महीने में जब अरब का व्यापारी मॉनसून के द्वारा चलेगा तो कहां पहुंचेगा? भारत। आप मॉनसून के सहारे चल रहे हैं, मॉनसून आपकी स्टीयरिंग है। तो जब जून के महीने से मॉनसून शुरू हुआ और आपने मॉनसून के साथ सेल करना शुरू किया तो आप कहां पहुंचेंगे? भारत। कोरोमंडल कोस्ट पे पहुंचेंगे आप। सॉरी, मालाबार कोस्ट पे, कोंकण और मालाबार, यहां पहुंचेंगे आप। और जब अक्टूबर के महीने में मॉनसून रिट्रीट होगा तो ये चीन का व्यापारी ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा कोरोमंडल कोस्ट पे। जून में अरब का व्यापारी कहां पहुंचेगा? मालाबार कोस्ट पे। और अक्टूबर में चीन का व्यापारी कहां पहुंचेगा? कोरोमंडल कोस्ट पे। यानी डेक्कन और साउथ के राज्यों के उदय में सबसे अहम भूमिका किसकी थी? मॉनसून की। क्यों? ये बात समझ में आई? द रोल ऑफ मॉनसून, रोल ऑफ मॉनसून, समझ लेना ये बात, भागना मत। रोल ऑफ मॉनसून, डेक्कन और दक्षिण में राज्यों के उदय में सबसे अहम भूमिका थी मॉनसून की। क्यों? क्योंकि मॉनसून ने डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के ट्रेड का हृदय स्थल बना दिया। तो तुम्हें रोमन कॉइन्स मिलेंगे डेक्कन के स्टेट्स में भी और साउथ के स्टेट्स में भी। इसका मतलब डेक्कन और साउथ का ट्रेडिंग रिलेशन शुरू हो गया। यह सबसे बड़ी घटना। रोल ऑफ मॉनसून ने डेक्कन और साउथ के स्टेट इमरजेंस में मेन रोल प्ले किया। कैसे? डायरेक्ट ट्रेड, सीधा व्यापार बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। सोना आने लगा, मसाले के बदले सोना, रेशम के बदले सोना, चंदन के बदले सोना, और खुद सोने की खान। और खुद सोने की खान। तो पहला रोल था, पहली भूमिका राज्य के उदय में दक्कन और साउथ में, रोल ऑफ मॉनसून। इसने क्या किया? डेक्कन और साउथ इंडिया को पश्चिम और पूरब के व्यापार का हृदय स्थल, डायरेक्ट ट्रेड बिटवीन वेस्ट एंड ईस्ट। आपको भारत होकर ही गुजरना है। सोना बहने लगा, पैसा आने लगा। अब दूसरा फैक्टर, दोआब। दो नदियों के बीच का स्थान दोआब, गंगा यमुना दोआब। ये देखो गोदावरी और कृष्णा नदी, ये देखो ये सातवाहनों का इलाका है। ये देखो सातवाहन, ये कृष्णा गोदावरी, ये देखो ये है प्रतिष्ठान, ये सातवाहनों का इलाका है। ये देखो ये दोआब, ये देखो ये देखो ये सातवाहनों का इलाका है। ये देखो गोदावरी और कृष्णा के बीच, ये देखो ये सबसे फर्टाइल दोआब। ये देखो ये दोआब।
अब ये देखो, दो नदी गोदावरी और कृष्ण का सबसे फर्टाइल लैंड जैसे गंगा यमुना, और उन दोनों नदियों के बीच में है सातवाहनास। इन दोनों नदियों ने डेक्कन को जन्म दिया है। यहीं पे तुम्हें सातवाहना मिलेंगे, यहीं पे तुम्हें चालुक्य मिलेंगे बादामी के, यहीं पे तुम्हें राष्ट्रकूट मिलेंगे, यहीं पे तुम्हें बहमनी किंगडम मिलेगा, इसी डेल्टा के बीच में वो पांचों मुस्लिम राज्य मिलेंगे मेडिवल इंडिया में, और यहीं पे तुम्हें मिलेगा मराठा। पूरा डेक्कन एंशिएंट से लेकर मेडिवल तक की ये गोदावरी और कृष्णा नदी के बीच की कहानी। तो दोआब, अब दोआब होने की वजह से क्या हुआ? दोआब होने की वजह से फर्टाइल लैंड, फर्टाइल लैंड, यानी फर्टाइल लैंड यानी एग्रीकल्चर, द स्कोप फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमी, कृषि अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार। अब प्री सातवाहना सेटलमेंट के पास क्या है? सिक्कल है, हो है, प्लाव है, सिक्कल हो प्लाव, यानी एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं वो। अब गौर करना इस बात को, ये सारे एलिमेंट्स ये शो कर रहे हैं, सिक्कल हो, फावड़ा, दराती, फाल है प्री सातवाहना सेटलमेंट, यानी वो एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं और फर्टाइल लैंड उनके पास है। तो नॉर्थ से कोई चीज आई जिसने इनकी किस्मत बदल दी। कौन सी चीज? रोपाई प्रणाली। हार्वेस्टिंग वाटर इन राइस, सॉरी, हार्वेस्टिंग राइस इन वाटर। इनको कृषि की पता था। फर्टाइल लैंड इनके पास है, किसके किसके बीच? गोदावरी और कृष्णा के बीच। फर्टाइल लैंड इनके पास है, एग्रीकल्चर के बारे में जानते हैं, जिसकी सूचना किससे मिलती है? इंप्लीमेंट से, सिकल, हो, प्लाव, लोहे के। करीमनगर और वारंगल का जो लौह की खदान है, वहां से इन्होंने लोहा निकाला। लोहा भी इनके पास है, आयरन भी इनके पास है। करीमनगर और वारंगल की लौह खदानें, इनको टेक्नोलॉजी चाहिए थी, वो आ गई इनके पास। कहां से? नॉर्थ से। और इसने क्या पैदा किया? एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किसका जन्म हुआ? गहपति का, द रिच फार्मर्स, धनी किसान। और इसने किसको बढ़ाया? इंटरनल ट्रेड को। हो गया खेल। एक्सटर्नल ट्रेड को किसने जन्म दिया? मॉनसून ने। इंटरनल ट्रेड को किसने बढ़ाया? रोपाई प्रणाली। ये सब तो उनके पास है ही है, ये नॉर्थ से आ गया। और इस 1+2 ने क्या किया? 1+2, 1 मतलब मॉनसून, 2 मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। इस 1+2 ने क्या किया? मॉनसून ने क्या किया? 1 मतलब मॉनसून। इसने किसको जन्म दिया? एक्सटर्नल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड। 2 मतलब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। किसकी वजह से पैदा हुई? रोपाई प्रणाली की वजह से, हार्वेस्टिंग राइस एंड वाटर। ये कहां से आया? नॉर्थ से। और इस 1+2 ने पैदा किया अर्बनाइजेशन, नगरीकरण। और इस नगरीकरण का परिणाम है सातवाहना डायनेस्टी। बात क्लियर हो गई? क्या बात है, क्या डायग्राम देखो।
लोकल एलिमेंट्स तो थे ही। नॉर्थ एलिमेंट्स, रोपाई प्रणाली, लेखन पद्धति, अर्बन सेंटर्स, स्टेट सिस्टम, ये सब नॉर्थ से आ गया। नॉर्थ में सेकेंड अर्बनाइजेशन हो ही चुका था 6th सेंचुरी BC में। उसके सारे तत्व साउथ आ गए। कौन लेकर आया? कौन लेकर आया? जो नॉर्दर्न एलिमेंट्स हैं अर्बनाइजेशन के, कौन कौन से अर्बनाइजेशन के एलिमेंट्स क्या हैं? राइटिंग स्किल, sowing rice in water, iron plow, अर्बनाइजेशन, नगरीकरण, ये सब नॉर्थ से आया। करीमनगर में एक ब्लैक स्मिथ की शॉप मिली है, करीमनगर में, सातवाहना के टाइम की। इन सब चीजों को कौन लाया? डेक्कन, बौद्ध एंड ब्राह्मण्स। सातवाहनास गेव लैंड ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स एंड बौद्ध। सातवाहना ने भूमि अनुदान दिया, किसको? ब्राह्मण्स को। ये क्या लेकर आए? ब्राह्मण्स आर्यन कल्चर लेकर आए, राइटिंग स्किल लेकर आए, रोपाई प्रणाली लेकर आए, आयरन प्लाउ, अर्बनाइजेशन, ये सब ये लेकर आए। और सातवाहनास गेव लैंड ग्रांट टू बुद्धिस्ट। ये क्या लेकर आए? आर्ट एंड क्राफ्ट, कला और शिल्प, ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य। और इन सबको मिलाकर पैदा हुआ सातवाहन राज्य। क्लियर पिक्चर? और यहां से डेक्कन की हिस्ट्री की रियल शुरुआत, सातवाहन से डेक्कन की हिस्ट्री की रियल शुरुआत। अब सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सिमुक। याद रखना बहुत जरूरी है, सातवाहना डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? सिमुक। लेकिन इस डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा है वो है गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, सबसे इंपॉर्टेंट मैन गौतमी पुत्र सतकर्णी। वन 106 से 130 AD। नासिक इंस्क्रिप्शन, इसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स है नासिक इंस्क्रिप्शन। नासिक इंस्क्रिप्शन इसकी हिस्ट्री का सबसे बड़ा सोर्स है। इसने अपने आप को एक ब्राह्मण कहा, यानी ही इज द चैंपियन ऑफ ब्राह्मणिकल कल्चर। ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट किया। अब जब ब्राह्मणिकल कल्चर को प्रमोट करेगा तो क्या प्रमोट होगा? राइटिंग स्किल प्रमोट होगी, अर्बनाइजेशन प्रमोट होगा। ये जो नॉर्थ में जितनी भी चीजें डेवलप हुई हैं वो सब साउथ डेक्कन में आएंगी। इसने अपने आप को एक ब्राह्मण कहा। P इज इक्वल टू P, पॉलिसी डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी। इसकी प्रायोरिटी है। अगर स्टेट सिस्टम को डेवलप कर, जैसे हमारा संविधान किससे लिया गया है? ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, जो एस्टैब्लिश संविधान थे वहां से हमने लिया।
इसको भी स्टेट स्टैब्लिश करना था। तो जहां स्टेट स्टैब्लिश हो चुका था, डेवलप हो चुका था, जिनके लीडरशिप में डेवलप हुआ था, उनका ये नेता बन गया एक ब्राह्मण, डिस्ट्रॉयर ऑफ क्षत्रियास। जिसने भी इस डेवलपमेंट में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की शुरुआत की, उसको खत्म कर दिया। क्षत्रिय मतलब वॉरियर ग्रुप, जाति नहीं, वॉरियर ग्रुप। जो लोकल वॉरियर ग्रुप रहेंगे जिन्होंने ऑब्स्टिकल क्रिएट किया होगा, खत्म कर दिया। और ब्राह्मणिकल कल्चर इसके लिए वरदान बन गई। किस लिए? इन द प्रमोशन टू स्टेट फॉर्मेशन। And in this way he revives the fortunes of Satvahana family. इसने सातवाहनों के भाग्य का पुनरुत्थान किया। फिर दूसरा काम इसने क्या किया? एक तो ब्राह्मणिकल कल्चर को बढ़ावा दिया, फिर कॉन्क्वेस्ट। आंध्रा पर इसका कब्जा, कर्नाटका पे इसका कब्जा, मालवा पे इसका कब्जा, और काठियावाड़ गुजरात पर इसका कब्जा। शकों को हराया, डिफीटेड शाकास। कौन सा शक राजा? डिफीटेड शाकास। कौन सा? नाहपन। उसके 8000 कॉइन्स मिले हैं। कहां? नासिक में, जिसको इसने फिर से चलाया। आंध्रा पे कब्जा। अब इन सारे कब्जों से क्या फायदा हुआ, यह लिखना बड़ा जरूरी है। सिर्फ कब्जा लिखना जरूरी नहीं है। अब इन सारे कब्जों से स्टेट कैसे मजबूत हुआ? यह देखो, आंध्रा, यह आंध्रा का इलाका, ये कर्नाटका गोल्ड लेकर आया, ये गोल्ड, सैंडल, स्पाइसेस। मालवा नॉर्दर्न पथ से सीधा कनेक्शन, उत्तरापथ। काठियावाड़ गुजरात, सी ट्रेड पर सीधा कनेक्शन। मालवा से, ये देख लो डायग्राम, आंध्रा चीन से सीधे व्यापार का कनेक्शन। कर्नाटक रिसोर्सेस, आइवरी, चंदन, सोना, मसाला। और फिर ये मालवा, नॉर्दर्न पथ से सीधा संबंध, नॉर्दर्न पाथ जो सिल्क रूट पे जाके मिलेगा। गुजरात सी ट्रेड पर कब्जा। ये देखो, ये देखो, आंध्र पूरब, चाइना, इंडो चाइना, इन सारे ट्रेड से संबंध। कर्नाटका यानी स्पाइसेस, सैंडलवुड, सिल्क, आइवरी। मालवा नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ जो किसको कनेक्ट करेगा? सिल्क रूट को, उससे सीधा संबंध। और काठियावाड़ गुजरात यानी सी ट्रेड पर कब्जा। यानी प्रमोशन टू फॉरेन ट्रेड, प्रोवाइडिंग इकोनॉमी। इससे क्या बनेगा? एम्पायर। यह है कंट्रीब्यूशन पुष्यमित्र शुंग का, सॉरी, गौतमी पुत्र सतकर्णी का।
अब देखो सारा वहां मटेरियल लिखा हुआ था पर तुम निकाल नहीं पा रहे थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी। कंट्रोलिंग नॉर्दर्न पाथ, सदर्न पाथ एंड सी ट्रेड, गिविंग इकोनॉमिक बूम टू द सातवाहना डायनेस्टी, defeating the main rival Shakas and establishing the glory of Satvahana dynasty in Deccan. तो गौतमीपुत्र सतकर्णी ने क्या किया? उत्तरापथ, दक्षिणापथ, गुजरात, मालवा पर कब्जा करके सातवाहन वंश को आर्थिक उन्नति दी। और इसी कारण उसे सातवाहन वंश का महान शासक और भाग्य निर्माता कहा जाता है। सार में लिखना है ये एसेंस। क्यों महान निर्माता, क्यों ये बात है? ही रिवाइव द फॉर्च्यून्स ऑफ शाका डायनेस्टी। क्यों? नॉर्दर्न पाथ, उत्तरापथ पर कब्जा, सदर्न पाथ पर कब्जा कर्नाटका, नॉर्दर्न पाथ, उत्तरा सदर्न पाथ गुजरात, आंध्र, गुजरात, नॉर्दर्न पाथ यानी मालवा उसके कब्जे में, सदर्न पाथ कर्नाटका उसके पास, गुजरात सी ट्रेड, वेस्ट का सी ट्रेड ईस्ट का। और सातवाहन वंश क्या बन गया? सातवाहन वंश क्या बन गया? आर्थिक शक्ति, इकोनॉमिक पावर। So he is called as the great ruler of Satvahana dynasty. सातवाहना डायनेस्टी लिख देना। अगर यूपी पीसीएस में फंस गया लिख देना गौतमीपुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का महान शासक था, लिख देना। समझेगा यार, बहुत सोच समझ के पढ़े हो यार। अब मालवा और काठियावाड़ पे जब उसने कब्जा किया, मालवा और गुजरात पे, तो एक दोआब तो उसके पास आई है, दूसरा भी आ गया। कौन सा? नर्मदा और तापी वाला। ये भी दोआब उसके कब्जे में आ गया। कर्नाटक पर कब्जा किया, कौन सा दोआब कब्जे में आया? तुंगभद्रा। तुंगभद्रा दोआब भी कब्जे में आ गया। इंटरनल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड, आर्थिक उन्नति, और उसका परिणाम क्या रहा? राजनीतिक उन्नति। गौतमीपुत्र सतकर्णी। इसके बाद शकों ने फिर अपना दबदबा बनाया। शकों ने फिर अपना दबदबा बनाया, लेकिन फिर आया वशिष्ठ पुत्र पुलमई। दूसरा इंपॉर्टेंट राजा है वशिष्ठ पुत्र। उसका टाइम पीरियड है 130 से 154। वशिष्ठ पुत्र पुलमई 130 से 154 एडी। यह दूसरा बड़ा राजा है सातवाहन डायनेस्टी का। इसके कॉइन्स मिले हैं कहां? आंध्रा रीजन में।
और इसने प्रतिष्ठान को अपनी कैपिटल बनाई। औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, उसको अपनी कैपिटल बनाई। पर रुद्रसिंह सेकंड, रुद्रसेन जो शासक है उससे हारना पड़ा और मालवा और कोंकण का नुकसान हुआ। लेकिन वैवाहिक रिश्तों के कारण शकों ने इसका विनाश नहीं किया। डायनेस्टी बची रही, सेंट्रल कोर बचा रहा। वशिष्ठ पुत्र पुलमई, शक राजा रुद्रसेन ने नुकसान पहुंचाया, मालवा और कोंकण छीन लिया। वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न कोस्ट, कोंकण बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का इलाका, मुंबई पोर्ट, कोंकण रेलवे, तो कोंकण का इलाका और मालवा उत्तरापथ ये दोनों छीन लिया, पर विनाश नहीं किया वैवाहिक संबंधों के कारण। और तीसरा आदमी है यज्ञश्री शतकर्णी। वन 165 से 194 AD। इसने मालवा और कोंकण को वापस ले लिया, मालवा और कोंकण वापस ले लिया, यानी फिर नॉर्दर्न पाथ और सी ट्रेड पर पूरा कब्जा। ट्रेड और जल यात्रा का प्रेमी, इसके सिक्कों पे जहाज के चित्र मिले हैं, कॉइन्स पे शिप्स के चित्र मिले हैं। तो ऐसा माना जाता है कि ये बड़ा जल यात्रा का प्रेमी था और ट्रेड और कॉमर्स को बड़ा प्रमोट किया इसने। और फिर इसने उन चारों इलाकों पे कब्जा रखा, टेरिटरीज जो इसके कब्जे में रही, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात। यानी फिर से इसने वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड में बड़ी भागीदारी बनाकर रखी। आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, यानी इसने फिर से वेस्ट और ईस्ट के ट्रेड में दबदबा कायम रखा। तो गौतमी पुत्र सतकर्णी, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र पुलमई और यज्ञश्री सतकर्णी, तीन लोग, इन तीनों का योगदान क्या है? मेंटेनिंग होल्ड ऑन वेस्ट एंड ईस्ट ट्रेड। कैसे? बाय कंट्रोलिंग आंध्र, महाराष्ट्र, एमपी, गुजरात। और प्रमोशन टू ब्राह्मणिकल कल्चर। अर्थव्यवस्था और संस्कृति के दक्कन में निर्माण का श्रेय जाता है सातवाहनों को। लिख लो नोट करके, अर्थव्यवस्था और संस्कृति का दक्कन में निर्माण का श्रेय जाता है सातवाहनों को, जिसको स्ट्रेंथन किया इक्ष्वाकुओं ने गुप्ता पीरियड के टाइम पे। तो कल्चर एंड इकोनॉमी was strongly laid down by Satavahanas in Deccan. Culture and economy was strongly laid down by Satavahanas in Deccan, which was later on consolidated by Ikshvakus during the time of Guptas.